सालों पहले अर्थ पर ऐसे पावरफुल 10 रिंग्स पाए जाते थे जिनका यूज करके कितने भी बड़े से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता था। पर क्या हो, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो सालों से कैद हुआ था वो उन पावरफुल रिंग्स का यूज करके आजाद हो जाए और सभी पर हमला करने लगे। वहाँ के गाँव वाले तो उस मॉन्स्टर को रोकते हैं और उनकी मदद एक बहुत बड़ा ड्रैगन करता है। पर अब देखना है कि क्या वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे जो लोगों की आत्मा को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। पर ये स्टोरी काफी ज्यादा एडवेंचरस होने वाली है, तो फिर चलते हैं एडवेंचर की दुनिया में। हजारों साल पहले अर्थ पर ऐसे रिंग्स पाए जाते थे और जो भी उसे पहन लेता उसके पास अलग अलग टाइप की पावर्स आ जाती। अब ये रिंग्स एक आदमी जिसका नाम वैंग वू था उसके पास थी और वो उन रिंग्स की पावर को यूज करना अच्छे से सीख गया था। पर कहते हैं ना, जिसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं उसके पास घमंड भी आ जाता है। तो ऐसा ही वैंग वू के साथ हुआ था। वैंग वू सभी को हराकर वहाँ का राजा बनना चाहता था, तो वो अपनी पावर का यूज करता है और सभी को मार गिराता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और उसने एक एक करके सभी किंगडम्स को अपने कब्जे में कर लिया था। वैंग वू ने खुद की एक आर्मी तैयार की थी जिसमें कि वो सभी को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था और अगर किसी को जान से मारना हो तो वो अपने आर्मी वालों को भेज देता था। पर कई सालों बाद वैंग वू का इन सभी मारपीट से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। लेकिन अब वैंग वू को जादुई शक्तियों में दिलचस्पी आ गई थी और वो बहुत सारी माइथोलॉजी पढ़ने लगा था, जिसमें उसे एक जादुई जगह के बारे में पता चलता है जिसका नाम टालो था और वहाँ पर अलग अलग टाइप के जादुई जानवर पाए जाते थे। वो सारी जगह जादू टोना करके ही बनाई गई थी। वैंग वू ने अब तक सभी जगहों पर कब्जा कर लिया था, पर अब उसे टालो पर भी कब्जा करना था। तो वो इस जगह की लोकेशन का पता करता रहता है और कई महीनों के रिसर्च के बाद उसे पता चल जाता है कि उसे टालो कहाँ मिलेगा। वो अपने आदमियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उस मैजिकल प्लेस तक पहुँचने के लिए उन सभी को एक जादुई जंगल पार करके जाना था जो कि टालो जाने वाले किसी भी आदमी को खत्म कर देता था। वो जंगल अपने पेड़ों को हिलाकर भूल भुलैया बना सकता था और किसी को भी फंसा सकता था। वो जंगल वैंग वू और उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग बचने के लिए काफी ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रहे होते हैं, पर वो जंगल उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देता है। लेकिन वैंग वू अपनी रिंग का यूज करके बाहर निकल जाता है और वो बच जाता है। इसके बाद वो उसी जंगल के अंदर जाता रहता है और काफी दूर चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ से टालो के अंदर जाया जा सकता था। पर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम यिंगली था और वो किसी भी बाहर के आदमी को टालो के अंदर नहीं जाने दे सकती थी। वैंग वू जब उस गाँव की तरफ बढ़ता है तो यिंगली उसे रोकती है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वैंग वू तो रिंग्स की पावर का यूज करके उस पर हमला करता है, लेकिन उसका सभी वार यिंगली आसानी से रोक ले रही थी क्योंकि उन गाँव वालों के पास अलग अलग टाइप की पावर्स थी और वो मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा माहिर थे। ऊपर से यिंगली वहाँ की सबसे बेस्ट फाइटर में से एक थी और अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये फाइट कौन जीतने वाला है। यिंगली तो वैंग वू को आसानी से हरा दे रही थी और वो उसके पावरफुल रिंग्स को भी कंट्रोल में कर ले रही थी। वैंग वू तो शॉक में ही आ गया था क्योंकि उन रिंग्स के मिलने के बाद उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, पर यिंगली ने उसे आसानी से हरा दिया था। लेकिन वैंग वू इस बात से गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वैंग वू इस जंगल में काफी ज्यादा आना जाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग शादी कर लेंगे, पर टालो के लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। यिंगली चाहती थी कि वैंग वू उसके साथ शादी करके टालो में ही रहे, पर टालो के लोगों को पता था कि वैंग वू एक बुरा आदमी है और उसने कई लोगों को मारा है, तो वो लोग वैंग वू को टालो के अंदर रहने की इजाजत नहीं देते हैं। इसीलिए यिंगली टालो को छोड़ देती है और वैंग वू के साथ रहने चली जाती है। पर अगर यिंगली टालो से बाहर चली गई तो उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन यिंगली को अब अपनी लाइफ जीनी थी और वो वैंग वू के साथ रहना चाहती थी और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वैंग वू पूरा बदल जाता है और उसने सारे बुरे काम करना छोड़ दिया था। वो तो अपनी पावरफुल रिंग्स का भी यूज करना बंद कर देता है। कुछ सालों बाद यिंगली को एक लड़का पैदा होता है और वैंग वू उसका नाम सांची रखता है। उसे एक बेटी भी होती है और वो उसका नाम शालिंग रखता है। वैंग वू अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगा था, जैसे कि वो भूल ही गया हो कि शादी से पहले वो एक ऐसा आदमी था जिससे कि पूरी दुनिया डरती थी। पर अब यहाँ पर ये खबर फैल गई थी कि वैंग वू ने अपनी रिंग्स का यूज करना छोड़ दिया है और उसके पास अब उसकी सेना भी नहीं है। तो इस वजह से वैंग वू के काफी ज्यादा दुश्मन बन गए थे और वो सब ये मौके का फायदा उठाएंगे जरूर। यहाँ एक दिन यिंगली अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती रहती है, पर वैंग वू घर पर नहीं था, तो वहाँ पर उसके दुश्मन आ जाते हैं जिनके ग्रुप का नाम आयरन गैंग था और वो वैंग वू को मारना चाहते थे। वहाँ पर उस गैंग के काफी ज्यादा लोग आ गए थे और वो लोग वैंग वू के फैमिली को मारने का डिसाइड करते हैं। अब यिंगली के पास उसकी कोई भी पावर नहीं थी, तो वो उन सभी गैंग के सामने टिक नहीं पाती और मर जाती है। यहाँ पर जब वैंग वू आता है तो वो यिंगली को मरा हुआ पाता है और वहाँ पर आयरन गैंग के लोगों की भी लाशें पड़ी थी, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये सब किसने किया है। वैंग वू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से यिंगली की जान चली गई और अब वैंग वू का अच्छाई पर से भरोसा उठ गया था। तो वो अपनी पावरफुल रिंग्स वापस निकाल लेता है और अपने बेटे सैंची के साथ उन गुंडों को मारने चला जाता है। वो सैंची को पहचानने के लिए कहता है कि वो लोग कौन थे जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। सैंची के बताने पर वैंग वू उन सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो रिंग्स का यूज करके
के सभी को मार देता है। लेकिन उस गैंग का लीडर वहाँ पर नहीं था। तो वैंग वू डिसाइड करता है कि वो आयरन गैंग के लीडर को ढूंढेगा और उसे अपने बेटे सैंची के हाथों मरवाएगा। इसके बाद वैंग वू अपनी सेना फिर से खड़ी करता है और सैंची को एकदम कड़ी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने दुश्मन को आसानी से हरा सके। सैंची को लड़ता हुआ देखकर शालिंग को भी मन करता है लड़ने का, पर वैंग वू के यहाँ किसी भी लड़की को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। तो शालिंग खुद ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। वो उनके फाइटिंग टेक्निक्स देख देख कर सीख रही थी और वो उसमें काफी ज्यादा अच्छी भी हो गई थी। यहाँ उस आयरन गैंग के लीडर को पता चल गया था कि वैंग वू उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है। तो उनका लीडर एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाता है। यहाँ 2014 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंची काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसने अपनी ट्रेनिंग भी खत्म कर ली थी। वो इतना पावरफुल हो गया था कि वो अपने मास्टर्स को भी हरा ले रहा था। यहाँ वैंग वू को उस आयरन गैंग के लीडर के लोकेशन का पता चल गया था। तो वो सैंची को अमेरिका भेज देता है उनके लीडर को मारने के लिए। सैंची अमेरिका जाकर उस आदमी को मारने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन मिशन खत्म होने के बाद सैंची को ये रियलाइज होता है कि वो गलत काम कर रहा है और वो अपने माँ के दिए हुए संस्कारों को भूल गया है। तो सैंची डिसाइड करता है कि वो अपने डैड के पास कभी नहीं जाएगा और वो सैन फ्रांसिस्को में अपनी पहचान छुपा कर रहने लगता है। यहाँ पर शालिंग अपने भाई का वेट करती रहती है, लेकिन जब 6 साल बाद भी सैंची वापस नहीं आया तो शालिंग समझ गई थी कि वो कभी नहीं आएगा। तो वो भी अपने डैड को छोड़कर चाइना चली जाती है और मकाओ शहर में रहने लगती है। शालिंग वहाँ पर खुद का एक फाइटिंग क्लब खोलती है और वो वहीं पर रहने लगती है। ये सारी बातें वैंग वू को पता चल गई थी कि उनके बच्चे कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वैंग वू चाहता तो उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर लेके आ सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। उसके हिसाब से उसके बच्चों को फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी खुशी के हिसाब से कैसे रह सकते हैं। यहाँ 2024 में अचानक वैंग वू को यिंगली की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उससे कहती है कि वो अभी तक मरी नहीं है और यिंगली वैंग वू से हेल्प मांगते रहती है। वैंग वू को इस बात का भरोसा हो जाता है क्योंकि यिंगली ने टालो वालों के खिलाफ जाकर वैंग वू से शादी की थी। तो शायद इसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने यिंगली को कैद कर दिया था। तो वो डिसाइड करता है कि वो यिंगली की मदद करेगा और टालो वालों पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार करता रहता है। पर उसके सामने एक चैलेंज था और वो मैजिकल जंगल था जिसमें से वो और उसकी सेना बाहर नहीं निकल सकती थी। तो वो उस जंगल को पार करने का कुछ नया रास्ता ढूंढते रहता है। तभी उसे पता चलता है कि यिंगली ने सैंची और शालिंग को एक जादुई स्टोन दिया था जो कि वो टालो से लाई थी और जब उन स्टोन्स को ड्रैगन की मूर्तियों पर लगाया जाता था तो उस जंगल में एक रास्ता बन जाता था जिसका यूज करके वो टालो आसानी से पहुंच सकते थे। पर अब सैंची और शालिंग उसके पास नहीं रहते थे और वैंग वू को कैसे भी करके वो स्टोन लेना था जो कि उसके बच्चों के पास था। यहाँ पर सैंची अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक छोटी मोटी नौकरी करता था। यहाँ पर वैंग वू ने सैंची को शालिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड भेजा था जिसमें लिखा था कि शालिंग मकाओ में है और वो चाहती है कि सैंची भी वहाँ पर आ जाए ताकि वैंग वू उन दोनों से वो स्टोन ले सके और अपने बच्चों को वापस घर पर लेके आ सके। लेकिन सैंची उस पोस्ट कार्ड को इग्नोर कर देता है और जब ये बात वैंग वू को पता चलती है तो वो अपने आदमियों को सैन फ्रांसिस्को भेज देता है ताकि वो सैंची से वो स्टोन लेके आ सके। सैंची यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड केटी के साथ एक बस में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वैंग वू के आदमी आ जाते हैं और सैंची से वो स्टोन लेने के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन उन सभी को ये नहीं पता था कि सैंची के पास भी काफी ज्यादा अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी और सैंची उन लोगों को मारता रहता है। उस लड़ाई में तो वो लोग पूरी बस को तबाह कर देते हैं। पर वैंग वू के लोगों को वो स्टोन मिल गया था। एक आदमी ने सैंची से जानबूझकर ये कहा कि वो लोग उसके बहन के पास भी जाएंगे और ये बात सुनकर सैंची अपनी बहन के पास जाने लगता है जो कि मकाओ में थी। पर ये सारा प्लान वैंग वू का था। उसने जानबूझकर सैंची को ये बताया कि शालिंग खतरे में है ताकि वो भी मकाओ आ जाए और यहाँ पर केटी भी निकल पड़ती है सैंची के साथ मकाओ के लिए। रास्ते में सैंची केटी को सब कुछ बताता रहता है कि आखिर वो कौन है और वो कहाँ से आया है। यहाँ सैंची मकाओ आ जाता है और वो अपनी बहन के फाइटिंग क्लब में आता है। जब वो शालिंग से मिलता है तो उसकी बहन पहले तो उसे काफी ज्यादा मारने लगती है क्योंकि सैंची उसे अकेला ही छोड़कर चला गया था और सालों तक वापस नहीं आया। शालिंग का गुस्सा शांत होने के बाद सैंची उसे वो पोस्ट कार्ड दिखाता है जो कि उसने भेजा था। तभी शालिंग उसे बताती है कि उसने कोई भी पोस्ट कार्ड नहीं भेजा और तभी वहाँ पर वैंग वू के लोग आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लग जाते हैं। सैंची और शालिंग साथ मिलकर लड़ाई करते हैं पर वो लोग शालिंग का भी स्टोन लेने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पर वैंग वू भी आ जाता है और वो अपने बच्चों को इतने सालों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश था। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चों को वापस घर पर लेके आ जाएगा। अपने घर आने के बाद वैंग वू उन सभी को बताता है कि उसे यिंगली की आवाजें सुनाई देती है और वो जरूर जिंदा है जिसे कि टालो के लोगों ने कैद किया है। तो वैंग वू यिंगली को बचाने के लिए वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर वैंग वू उन दोनों स्टोन का यूज करके ड्रैगन के आंखों पर लगाता है और टालो तक पहुँचने का एक मैप बनाता है। लेकिन वो रास्ता एक खास फेस्टिवल के दिन खुलता था जो कि साल में एक बार आता था और वो फेस्टिवल 3 दिन बाद ही था। तो वैंग वू अपनी सेना को तैयार करता रहता है। सैंची को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो वैंग वू को बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है और वो वापस नहीं आने वाली। तो इसी बात से वैंग
वैंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सेंची पर हमला कर देता है और केटी को कैद कर देता है और एक जेल में बंद कर देता है। जब सेंची और बाकी सब जेल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम ट्रेवर था और वो वही आदमी था जिसने कि सालों पहले 10 रिंग्स के लीडर होने की एक्टिंग की थी। और जब ये बात वैंग वू को पता चली तो उसने अपने लोगों को भेजकर ट्रेवर को पकड़कर अपने यहाँ लेके आ गया। लेकिन ट्रेवर काफी ज्यादा फनी था तो इसी वजह से वैंग वू ने ट्रेवर को नहीं मारा और उसे सबका एंटरटेनमेंट कराने के लिए कैद करके रख लिया। ट्रेवर सेंची और बाकी सभी को एक छोटे से एनिमल से मिलाता है जो कि काफी ज्यादा अलग था। उस छोटे से एनिमल का नाम मॉरिस था और ट्रेवर ने उसे टैलो सिटी से उठाया था। ताज्जुब की बात ये थी कि इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद ट्रेवर मॉरिस से बात करने लगा था और उसकी भाषा समझने लगा था। मॉरिस जब सेंची और शैलिंग के पास आता है तो वो उन्हें पहचान जाता है क्योंकि उन लोगों में वो पावर थी जो कि टैलो सिटी के लोगों के पास पाई जाती थी। यहाँ पर सेंची और बाकी सभी को पता चलता है कि मॉरिस को ये बात पता है कि जंगल को पार करके कैसे टैलो सिटी में पहुंचा जा सकता है। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएंगे और अपने फादर से पहले टैलो सिटी तक पहुँच जाएंगे ताकि वो उन लोगों को बता सके कि उन पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सेंची सभी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उस जंगल के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर उन्हें मॉरिस रास्ता बताता है और वो उसे फॉलो करते करते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब वो सब टैलो सिटी में पहुँच गए थे और वहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है और वो यिंगली की बड़ी बहन थी। यिंग नैन सेंची और शैलिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उनका स्वागत करती है। सेंची यिंग नैन को बताता है कि उनके फादर को लगता है कि आप लोगों ने यिंगली को पकड़ कर रखा है क्योंकि उन्हें उनकी माँ की आवाजें आती हैं। अब यहाँ पर यिंग नैन उन सभी को सच्चाई बताती है जिसमें कि टैलो सिटी का इतिहास भी शामिल था। यिंग नैन उन्हें बताती है कि कई साल पहले जब टालो के लोग खुशी से रहते थे तब वहाँ पर एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से बहुत सारे क्रिएचर्स निकलने लगते हैं और उन सभी में से उनका लीडर जिसका नाम ड्वेलर इन डार्कनेस था वो भी बाहर निकल जाता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वो सारी क्रिएचर्स इंसानों की आत्मा एब्जॉर्ब कर लेते थे और उससे अपना पेट भरते थे। अब वो क्रिएचर्स पूरी दुनिया पर हमला करने निकल पड़े थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा ड्रैगन रोकता है जो कि उन सभी को आसानी से खा जा रहा था। उस ड्रैगन और गांव वालों ने साथ मिलकर उन क्रिएचर्स को हरा दिया था और उनके डायमेंशन में वापस भेज दिया था। ड्रैगन ने अपनी खाल का यूज करके वहाँ पर एक शील्ड बना दी थी जिससे कि वो क्रिएचर्स वापस ना आ सके। उस ड्रैगन ने गांव वालों को अपनी कुछ पावर्स भी दी थी और अपनी खाल भी दी थी जिससे कि वो लोग पावरफुल हथियार बना सके। और तब से टालो के लोग कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि अगर फ्यूचर में वो क्रिएचर्स आजाद हो जाए तो वो उन सभी से लड़ सके। पर बात यहाँ नहीं खत्म होती। वो बड़ा क्रिएचर अब फंस चुका था तो वो सभी पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करता था ताकि वो आकर उन्हें यहाँ से आजाद कर सके। पर जो भी टालो सिटी में आता उसे टालो सिटी वाले मिलकर मार देते। और तब उस क्रिएचर को वैन वू के बारे में पता चला जिसके पास 10 रिंग्स की पावर थी और वो जरूर उस क्रिएचर को बाहर निकाल सकता था। इसीलिए वो क्रिएचर वैन वू को उसकी वाइफ की आवाज निकाल कर बुला रहा था। इसीलिए टालो सिटी वाले अब तक ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो जंग की तैयारी कर सके। यहाँ पर यिंग नैन सेंची और शैलिंग को एक कवच देती है जो कि ड्रैगन के खाल से बना था और वो उन दोनों को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर देती है जो कि टैलो सिटी के लोगों की खास फाइटिंग टेक्निक्स थी। यहाँ 3 दिन बीत चुके थे और उस फेस्टिवल का दिन आ गया था तो वैंग वू अपने आदमियों के साथ जंगल को पार करते हुए टैलो सिटी में आ गया था। यहाँ पर गाँव वाले वैंग वू को समझाते रहते हैं कि वो एक बड़ा सा क्रिएचर है जो उसके वाइफ की आवाज निकाल रहा है और वो उसे फंसाना चाहता है। पर वैंग वू को इस बात का कुछ भरोसा नहीं हो रहा था। वो अपने आदमियों को सभी पर हमला करने के लिए कहता है और खुद उस दरवाजे के पास चला जाता है। सेंची भी अपने फादर को रोकने चला जाता है और वो उनसे काफी ज्यादा फाइट कर रहा होता है। पर सेंची भूल गया था कि वैंग वू के पास अभी भी 10 रिंग्स की पावर है और वैंग वू उसका यूज करके सेंची को मारता रहता है। सेंची अभी भी अपनी पुरानी टेक्निक्स का यूज करके ही लड़ रहा था इसीलिए वो वैंग वू से लड़ नहीं पा रहा था। वैंग वू उसे काफी ज्यादा मारता है और उसे एक नदी में फेंक देता है। वैंग वू यहाँ पर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और अपने पावरफुल रिंग्स का यूज करके उस दरवाजे को तोड़ता रहता है। काफी ट्राई करने के बाद वो दरवाजा क्रैक होने लगता है जिसमें से छोटे छोटे क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। पर वैंग वू उन पर ध्यान नहीं देता और दरवाजे को तोड़ना कंटिन्यू करता है। यहाँ पर वो सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और वैंग वू के लोगों को भी समझ गया था कि वो क्रिएचर नॉर्मल हथियार से नहीं मरने वाले थे, उन्हें सिर्फ टैलो सिटी के हथियार से ही मारा जा सकता था। तो वो सारे लोग टैलो सिटी वालों के साथ मिल जाते हैं और साथ में उन क्रिएचर्स को खत्म करते रहते हैं। यहाँ पर सेंची पानी में डूबता रहता है और अगर जल्दी किसी ने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। पर तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है जो कि सेंची को पहचान लेता है। वो ड्रैगन सेंची को लेकर बाहर निकल जाता है और उन क्रिएचर्स को मारता रहता है। सेंची यहाँ पर अपने फादर को रोकने चला जाता है और इस बार वो उस ट्रेनिंग को याद करता है जैसा कि उसे यिंग नैन ने सिखाई थी और वो टेक्निक उसकी माँ की भी थी। सेंची इस नई फाइटिंग टेक्निक का यूज करके वैंग वू से काफी ज्यादा अच्छे से लड़ता रहता है और वो वैंग वू को काफी ज्यादा टक्कर देता है। उस टेक्निक के यूज करने से सेंची वैंग वू के 5 रिंग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और अब उन दोनों के पास 5-5 रिंग थे तो बाप बेटे एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ते रहते हैं। पर यहाँ सेंची
10 रिंग्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है और वो अपने फादर को मारने ही वाला होता है। तभी वो रिंग्स को नीचे फेंक देता है और अपने फादर को एक लास्ट बार समझाता है। तभी वो बड़ा सा दरवाजा कमजोर होने लगता है और उसके अंदर से वो बड़ा सा क्रिएचर आजाद हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। वैंग वू को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ एक जाल था जो कि उस क्रिएचर ने उसे वहाँ से आजाद करने के लिए बिछाया था। वो क्रिएचर सैंची पर हमला करने चला जाता है पर वैन वू उसे बचा लेता है। उस क्रिएचर ने वैन वू को पकड़ लिया था और वो उसकी आत्मा को एब्जॉर्ब करता रहता है। वैन वू ने अपनी 10 रिंग सैंची को दे दी थी ताकि वो इसके पावर का यूज कर सके और अब वो क्रिएचर टैलो सिटी वालों पर हमला करने चला जाता है। पर तभी पानी में से वो ड्रैगन निकलता है और उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और ड्रैगन उसे काफी ज्यादा मारता रहता है। पर तभी छोटे छोटे क्रिएचर अपने लीडर को पावर देते हैं जिससे कि वो क्रिएचर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा एब्जॉर्ब करने लगता है। और अगर वो क्रिएचर ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। पर तभी केटी उस क्रिएचर के मुंह में एक एरो मारती है जिससे कि उस क्रिएचर का ध्यान भटक जाता है और वो ड्रैगन आजाद हो जाता है। वो ड्रैगन क्रिएचर को वापस पानी के अंदर कैद कर लेता है, लेकिन ये काफी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। अब सैंची अपने पावरफुल रिंग्स का यूज करता है और वो रिंग्स क्रिएचर के मुंह में डाल देता है। सैंची उस रिंग के पावर का यूज करता है और उस क्रिएचर के पेट में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि ड्वेलर इन डार्कनेस मर जाता है और उसके बॉडी के चीथड़े हो जाते हैं। उस लड़ाई में टैलो सिटी के काफी लोग मारे जा चुके थे, तो सैंची बचे हुए लोगों के साथ मरे हुए लोगों के लिए प्रे करता है। ये सब खत्म होने के बाद सैंची केटी को लेकर वापस अमेरिका आ जाता है और वो दोनों एकदम खुशी खुशी रहने लगते हैं। और तभी उस पोर्टल में से एक जादूगर निकलता है जिसका नाम वोंग था और वो सैंची को लेकर कमरताज चला जाता है। शेलिंग यहाँ पर अपने फादर के ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने चली गई थी, पर वहाँ कुछ उल्टा ही होता है। वो अब खुद उन सभी की लीडर बन गई थी और अपने फादर की जगह पर बैठ गई थी। वो अपने आर्मी में काफी औरतों को भी लेती है और उन सभी की लीडर बन जाती है और हमारी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।